बर्दाश्त पूरी तरह से रखेगी। हम ये याद रखेंगे कि किस तरह से रामपुर में आपने 70,000 रेड कार्ड बंटवाए। हम ये याद रखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज में आपने 40,000 रेड कार्ड बंटवाए। हम ये याद रखेंगे कि फर्रुखाबाद से लेकर कन्नौज तक के भूमि विकास बैंक के सारे पर्चे निरस्त हो गए। हम ये याद रखेंगे जो भी हो रहा है। हम ये याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री के भवन पर दंगा गया था। ये याद रखेंगे कि लोग टोटी ढूंढने गए थे। समाजवादी पार्टी के एक एक सिपाही को एक एक चीज याद है, और जो काम अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीज बो के जा रही है कि निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे और एक संदेश देना चाहेंगे। ईमानदारी से काम करती, हमें कुछ याद रखने। नीरज मिश्रा को इंगित करने से पहले अगर 200 ब्राह्मणों की हत्या पर कुछ बोलते तो ज्यादा खूबसूरत होता। नीरज मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी को इंगित नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नीरज मिश्रा जी वाली घटना को इंगित नहीं करना चाहिए। वो अधिकार नहीं भारतीय जनता पार्टी को। 200 ब्राह्मण मारे गए, उस पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? पहले ये जवाब दे। 200 ब्राह्मण मारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? ये बड़ा प्रश्न है। उदाहरण वो मत दीजिए, उदाहरण भारतीय जनता पार्टी वो ना दे, इसमें खुद घिरे हुए हैं आप, जिसमें आप स्वयं हत्याओं में वो उदाहरण का अधिकार नहीं मानेगा। मैं इस बात का मन से विरोध कर रहा हूँ। उदाहरण वो हम भी समझते हैं, उदाहरण वो मत दीजिए जो समझने योग्य ना हो। आप नीरज मिश्रा की बात, आप नीरज मिश्रा का नाम पूछूंगा तो मैं खुशी के बारे में पूछूं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज के इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार पालीवाल, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, छात्र सभा के नेता राधे श्याम हैं, नवरंग सिंह यादव लोहियावानी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, और कांग्रेस से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं, और गौतम जी है, श्री किशन गौतम जी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये इस तरह से एक बड़ा पैनल जुड़ा है आज की चर्चा में। जैसा कि विषय हम लोगों ने दिया था, समय बदलते संदर्भ बदल जाते हैं। याद होगा कि किस तरह से संकिसा से मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव वंशील यादव के घर पहुंचे थे। उस समय स्थिति दूसरी थी, संज्ञाएं दूसरी थी। ये स्वार्थी रामकृष्ण राजपूत, पूर्व विधायक और वरिष्ठ सपा नेता उर्मिला राजपूत, और समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष पंचशील राजपूत। समय बदला, राजनीतिक स्थितियां परिवर्तित हुई और संज्ञाएं भी बदल गई। संज्ञाएं यहां तक बदली कि पूर्व विधायक भूमाफिया हो गए और सपा के जो उपाध्यक्ष थे वो टॉप 10 की सूची में आ गए थे। एक लंबी प्रक्रिया होती है ताकि शहर का एक थाना क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी बन जाना लंबी प्रक्रिया होती है। अपराधों की एक लंबी श्रृंखला होती है। क्या उसके पीछे कानूनी पहलू है, पुलिस ने किस तरह से वो फाइल तैयार की, हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारी आज की चर्चा दो बिंदुओं पर, दो एंगल पर केंद्रित रहेगी। पहला ये कि क्या जो राजनीतिक बदले की भावना है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वो इस हद तक गिरनी चाहिए? क्या जो एक स्तर के लोग हैं उनसे भी बदला लिया जाना चाहिए? उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि वे आगे राजनीति कर सकें? दूसरा एंगल ये कि किसी पार्टी में जो कार्यकर्ता, नेता बहुत दुलारे और लाडले होते हैं, अगर संकट का समय पड़े
तो क्या पार्टी को उससे किनारा कर लेना चाहिए? पार्टी को कोई इससे मतलब नहीं रखना चाहिए? जश्न मनने चाहिए एक तो, और दूसरी ओर मातम के दृश्य होने चाहिए? तो ये राजनीति का जो कुत्सित स्वरूप है, उस पर ही आज हमें चर्चा लेकर के आए। पुलिस ने, शासन ने किस तरह से अपनी फाइल पूरी की, पंचशील को किस तरह से सदर क्षेत्र के जो थाना क्षेत्र है उसकी टॉप 10 सूची में शामिल किया, वो उसका अपना विषय हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक बदले की भावना है वो क्या इस हद तक गिरनी चाहिए? और राजनीतिक दलों को इतना स्वार्थी होना चाहिए कि अगर कोई संकट से घिरे तो उसका साथ और उसके मुद्दे को ना उठाया जाए, उसकी बात ना कहा जाए। तो ये चीजें, इन चीजों पर हम लोग दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि रातों रात पंचशील किस तरह से टॉप 10 अपराधी बन गया, और जो गतिविधियां होती, जो अपराध होते हैं जिनको लेकर के इतना सक्रिय अपराधी घोषित किया जाता है, वो चीजें भी सामने आती है, शहर में है, हम लोग मीडिया में है, कवर करते हैं। आप सब अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र में है, सारी चीजें आंखों से दिखाई पड़ती हैं, चर्चा में रहती हैं, सुर्खियों में आती हैं, टीवी पर चलती हैं। ये एक वो जो घटना हुई जिसमें उसे जेल भेजा गया, उसके अलावा और पिछले 2-3 सालों में कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिनको लेकर के वो इतना दुर्दांत बन गया। तो हम इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये परिस्थितियां सारे लोगों के साथ हो सकती हैं। पिछला जो टर्न रहा है उसमें हमने देखा हो कि सारी पार्टियों की सरकारें बारी बारी से बनी हैं, और हर पार्टी की सरकार अलग अलग स्थितियां बनी। तो उसके बाद में ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? राजनीति का स्वरूप क्या इतना कुत्सित हो गया है कि ये इस नतीजे पर पहुंचा जा रहा है? मामला समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी स्थिति रखेंगे सामने कि उन्होंने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया होने के बाद में और पंचशील राजपूत को टॉप 10 होने के बाद में क्या अपने हाल पर छोड़ दिया है? क्या उर्मिला राजपूत और पंचशील राजपूत का पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं था? हमने, याद हो आपको, हम लोगों ने जब उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित किया गया तब भी हम लोग डिबेट किया था, और आप सबका जो दायित्व है उसका स्मरण हमने कराया था। तो इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के आज हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, और ये उस दिशा में इस चर्चा को ले चलेंगे कि स्थितियां जो आज पंचशील और उर्मिला राजपूत के लिए हैं। जो उर्मिला राजपूत बहुत सम्मानित नेता हुआ करती थी, पार्टी की पूर्व विधायक थी, भारतीय जनता पार्टी में भी उनके रिश्ते रहे, वहां से वो भूमाफिया बन गई। जो पंचशील राजपूत अखिलेश यादव मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे पीछे घूमते रहे, उनके खाने और जलपान की व्यवस्था करते रहे, वो समाजवादी पार्टी के नेता पंचशील राजपूत आज टॉप 10 अपराधी बन गए। तो ये स्थितियां हैं जिनको लेकर के आज हम लोगों ने इस चर्चा को किया है। हम चाहेंगे, हम समझे, जब हम लोग चर्चा को शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों बिंदुओं का मंथन होगा और कुछ अच्छे और विचार निकल करके सामने आएंगे। राजनीति का जो कुत्सित स्वरूप है, बार बार कह रहे हैं, उसको किस तरह से, जो उसका पवित्र स्वरूप है, उस ओर कैसे बढ़ सकें, या जो स्वरूप बिगड़ रहा है उससे और बदतर स्थिति होगी, ये सारी चीजें आज से निकलनी चाहिए। सोम तिवारी, तो जो हमने भूमिका बताई उससे क्या लगता है कि राजनीति में बदलने की भावना बढ़ गई है,
5 साल के लिए अगर कोई पार्टी सरकार में आती है तो वो अपने अपने विरोधी को नेस्त नाबूद कर देगी, उसे इतना बदनाम और देगी कि वो राजनीति करने के लायक न रहे। और क्या ये एक अच्छी परंपरा है? हम चाहेंगे कि आप ही इस चर्चा की शुरुआत करें। देखिए शेखर जी, जैसा कि जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं इस विषय के दोनों ही पहलुओं पर एक जो है बड़ी डाला है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो निर्णय है और जो उनकी वर्तमान में कार्यशैली है अपनी पार्टी के लोगों के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो एक बदला लेने की सोच के साथ काम कर रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति पर अपराध का कोई मुकदमा चल रहा हो, वो पूर्व में किसी ना किसी मुकदमे में लिप्त रहा हो, लेकिन क्या वर्तमान में उसने कुछ ऐसा अपराध किया है कि उसे टॉप 10 की सूची में डाल दिया जाए? मैं ये बात सिर्फ इसी पर्टिकुलर मुद्दे से जोड़ के नहीं कह रहा हूं। मैं ये बात कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा इस समय टॉप 10 को लेकर जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उसके ऊपर प्रश्न लगाते हुए कर रहा हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर एक खाना पूर्ति हो रही है। जैसे ट्रैफिक माह जो होता है, उसमें कहा जाता है आपको इतने चालान करने हैं, तो बहुत से उन लोगों के भी चालान हो जाते हैं जो बेचारे सब पेपर अपनी डिक्की में रखे घूमते रहते हैं। वही स्थिति आज पुलिस ने कहीं ना कहीं ये रवैया अपनाया हुआ है कि वर्तमान में जो अपराध कर रहा है उसे उस सूची में लाना है, या पुराने अपराधियों को। जब पुराने अपराधियों की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो लोग टारगेट किए जाते हैं जो सरकार के विरोध में रहे होते हैं, या सरकार के विरोध में कभी कुछ काम किया होता है, या सरकार को जिनसे कहीं ना कहीं खुद भय रहता है, उन लोगों को वो एक अपने खाना पूर्ति वाली जो व्यवस्था होती है उसमें जो है उन्हें संदिग्ध दिखा के उनका नाम दिया जाता है। तो ये तो वर्तमान सरकार की एक व्यवस्था है। दूसरी बात, कि एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज अगर समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम, और ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय रहा हो, उसमें जो है पूर्व विधायिका जी के नाम भी अभी भूतिया का मुकदमा लगा, उस समय भी समाजवादी पार्टी का कोई एक अहम रोल ऐसा नहीं दिखा। देखिए स्थितियां वही हो गई है कि आजम खान साहब जेल गए तो वहां पर समाजवादी पार्टी शांत रही, किसी प्रकार का कोई जो है सवाल नहीं उठाया, कहीं पैरवी नहीं करी, कहीं जोर नहीं लगाया, कहने को कुछ भी कहा जाए। दूसरा, उर्मिला राजपूत जी के साथ वैसा हुआ, तब भी वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आवाज नहीं उठी। और आज जो टॉप 10 की सूची की बात जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी अभी तक कुछ ऐसी जानकारी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसमें कहा हो कि यहाँ डिबेट में भले ही जो है मिश्रा जी बैठे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ बात पर कहेंगे, मेरी बात को काटेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे ऐसी कहीं बात नहीं आई है कि ये जो सरकार कर रही है, सरकार गलत कर रही है। क्योंकि यही एक सबसे बड़ा ताना बाना जो बुना जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जिनको तरह तरह के समय जो है वो दिए जा रहा है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आप अभी से टिकट मांगिए, ये करिए, वो करिए, जब आप अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो सही है गलत है ये फैसला बाद में होगा, लेकिन आप किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर जनता में जाके ये कह रहे हैं कि आप मजबूती से जनता की आवाज उठा पाएंगे, जब आप अपने नेताओं की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इस सरकार को आप जवाब देने की क्षमता में सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है समाजवादी पार्टी के लिए भी, और सरकार के लोगों की तो देखिए नीयत कहीं ना कहीं साफ है। अगर कोई अपराधी पहले रहा है तो वो वर्तमान में क्यों इंगित किया जा रहा है, और अगर अभी वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी है उसके द्वारा, तो उस घटना को पहले सार्वजनिक करने का ज्यादा काम करना चाहिए कि उसको क्यों टॉप 10 में डाला जा रहा है। शायद इससे वो लोग बच जाए जो पूर्ववर्ती किसी ना किसी कांड में रहे होंगे और आज वो जो है दोषी ठहराए जा रहे हैं। गौतम जी, ये शेखर जी, इसमें अब ये तो हम नहीं जानते हैं कि वो क्या कारण रहा है जो टॉप 10 में आए हैं, मगर इतना जरूर है, इतना मैं ये कहूंगा कि सपा और या बसपा, ये जब तक इनका कोई हाई कमान का कोई कहता नहीं तब तक ये कहीं कोई संघर्ष नहीं करते हैं, ना कोई बात उठाते हैं। और इनके पार्टी हाई कमान जब इतने ये करीब रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए, क्या इनको जानकारी नहीं हुई होगी? बिल्कुल जानकारी हुई होगी। आजम खां को आप देख लीजिए, 2 नंबर के पोजीशन रखने वाले और इतने यानी मुस्लिम समाज के प्रिय नेता रहे हैं, उनकी पत्नी भी जेल में है, लड़का भी जेल में है, स्वयं भी जेल में है। क्या उनके साथ व्यवहार किया? क्या इन्होंने समाजवादी वाले लोगों ने क्या उनकी मांग की? कोई संघर्ष नहीं किया। तो ये ज्यादातर जो कमी है वो
मैं ये समझता हूँ कानून अपना काम करती है, मगर कम से कम अगर अन्याय हो रहा है किसी के प्रति, सपा को ये बात उठानी चाहिए और दमदारी से उठानी चाहिए, मगर सपा बिल्कुल मौन धारण किए हुए। अब ये कि यही अगर कोई जात का कोई मामला होता तो सब लोग उठा देते, और ये अगर जात का मामला नहीं है तो उन्होंने देखा ये लोधी समाज के लोग हैं, लोधी समाज जो है ज्यादातर भाजपा से जुड़ा हुआ, हालांकि वो सपा से, तो ये सोच है इनकी। अब इसमें हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं क्या कारण है, क्यों टॉप 10 में रहे हैं, क्या नहीं है, इसकी हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जी शेखर जी, असल बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जब सरकार आती है तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने, लेकिन दबाव बस वो मुकदमे, वो फाइलें नहीं खुली होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनकी सरकार रही तो कुछ पुलिस वालों ने ऐसे मुकदमे कुछ जरूर तैयार उस समय कर लिए होंगे जिनको फाइल नहीं उठाई गई, और उन फाइलों के आधार पर ये आज टॉप 10 में इनको घोषित कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय सरकार इनकी समाजवादी पार्टी की थी, इस कारण अधिकारियों ने हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई न कर पाई हो। आज जब पुलिस पर ये कहा गया ये टॉप 10 अधिकारी लोगों को सूची आप तैयार करिए, उनको घोषित करिए, उनकी जांच करिए, तो जब फाइलें पलटी गई होंगी तो शायद कुछ मुकदमे ऐसे दबे पड़े निकले होंगे जिन पर समाजवादी पार्टी के रहते हुए इन पर कार्रवाई नहीं हुई होगी, और वो खुलकर जब फाइलें सामने आ गई तो पुलिस को ये जांच मिल गई। इधर भूमाफिया का मामला जो है उनकी माताजी उर्मिला राजपूत जी के ऊपर भी निकला। इस आधार को लेकर पुलिस ने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। विकास पांडे। भाई साहब, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये विषय जो है बहुत पुराना है और आपने एक बार इस विषय पर चर्चा भी की थी, हमें बहुत अच्छे से याद है। जब माननीय उर्मिला राजपूत जी के ऊपर माफिया की कार्रवाई हुई थी तब आपने इस विषय पर एक सकारात्मक चर्चा की थी। वहां भी हम सब ने इस विषय को बड़ी तल्लीनता से उठाया था कि समाजवादी पार्टी के साथी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं, चाहे आजम खां का विषय हो और चाहे उर्मिला राजपूत जी का विषय हो। मैं यहाँ पर एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब जब रही हैं और जब जब गई हैं तो गुंडई और अराजकता के माहौल के कारण इनकी सरकारें इन्हें गंवानी पड़ी। इनकी सरकारें गंवाने का एकमात्र कारण यही होता था कि इनकी सरकारों में गुंडई इतने चरम पर होती थी कि सरकारें 5 साल चलती थी और उसके बाद दोबारा स्थितियां रहती। इस समय अब गुंडई नहीं हो रही है, अभी गुंडई नहीं हो रही है, इस समय गुंडई नहीं हो रही है। पूरी बात तो पूरी हो जानी हो रही है, पूरे प्रदेश कह रहा हूँ में चरम सीमा पे है, इस समय गुंडई नहीं हो रही है। आप नहीं, आरोप लगाने के अलावा और भी कुछ करते हैं। मेरी एक राय है दोनों लोगों से, दोनों मित्रों से, कि यार गुंडई की जगह जो है दमन शब्द का इस्तेमाल कर लो। हम लोग बिग बुलेटिन की चर्चा में हैं, वो दमन भी जो है वो अपने उसी का दूसरा रूप होता है। ये नियम है, पहले राउंड में बोल लेने दीजिए, उसके बाद नवरंग सिंह बात बोलिए। पहले राउंड में सब लोगों को बोलने दीजिए। हाँ, विषय है, मुझे लगता है थोड़ा ऊपर उठ के बैठो। मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है जिसने ये तय कर लिया है कि गुंडई, अत्याचार के व्यक्ति या इस तरीके के जो दबंग व्यक्ति हैं जिन्होंने अराजकता फैला के अपनी संपत्तियां समाजवादी सरकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी संपत्ति बनाई है, उनका हम आगे समर्थन नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय किया होगा। निश्चित तौर पर बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में हम उनके इस निर्णय की, अगर उन्होंने ये निर्णय किया है तो हम सभी इस निर्णय की उनकी सराहना करते हैं कि अपराधी कैसा भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके पक्षधर किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करता है। कि इसी कारण से लोकल के समाजवादी पार्टी के नेता इस विषय पर थोड़ा सा छिटक रहे हैं, क्योंकि उनके शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय कर लिया होगा कि
जिससे जनता में एक गलत संदेश जाए कि हम साथ अपराधियों का या इस तरीके के व्यक्तियों का, दबंग व्यक्तियों का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अब राजनीति बदल रही है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने ये कार्यवाहियां की होती तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस तरीके की कठोर कार्यवाहियां, चाहे अतीक अहमद जी के तिलिस्म को चुनौती देने की बात हो, तो पूर्ववर्ती किन्हीं सरकारों ने कभी हिम्मत नहीं की माफियाओं की। आप दबंगई का आलम तो देखिए साहब, सरकारें बदलती रही लेकिन इनके बचत को कभी किसी ने चुनौती देने की हिम्मत नहीं। आकूल संपत्ति के मालिक हैं साहब अपने इस दबंगई की बदौलत। ये विषय किसी से नहीं छुपा है, आम जनता भी आज जानती है। सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है कि हर व्यक्ति ये आगे बोलिए। नवरंग सिंह बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम निकल रहा। जी जी जी, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब वो राजनीतिक बदले की भावना से कार्य हो रहा है। उर्मिला राजपूत पहले भी थी, तब ये भूमाफिया नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में रही तब ये अपराधी नहीं थी, तब समाजवादी पार्टी में है तो अपराधी हो गई हैं। बंसी राजपूत पे एक मुकदमा अभी लगा था, उसने सरेंडर कर दिया और वो जेल में है। तो इस समय उस पे टॉप 10 लगाना जरूरी था। इससे पहले और भी तो अपराधी रहे हैं शहर में, किसी पे टॉप 10 नहीं लगा है। उन्नाव का विधायक कुलदीप सेंगर कब निकाला गया है? जब कोर्ट ने उसमें किया तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। कितने समय बाद निकाला? चिन्मयानंद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? अभी लखीमपुर खीरी में लोकेंद्र बहादुर अपने एक भाजपा के साथी को जबरदस्ती थाने से छुड़ा ले गए, जिसने एक महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ की थी। जबरदस्ती 100-200 लोगों को लेके घुस पड़े। इसे गुंडई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बलिया में इतना बड़ा कांड हो गया इतने अधिकारियों के सामने, और वो विधायक कह रहे हैं कि ये सब हमारे लोग हैं, हम छत्री हैं, हम खूब इनके साथ हैं। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। टॉप 10 की कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ जो कार्रवाई कानूनन होती है वो होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें वो सब ठीक है, वो कानून के दायरे में है। बाकी लोग करें तो सब गुंडा बदमाश हो जाते हैं। कहीं फंसते हुए नजर आए तो किसी मुसलमान का नाम लेते हैं कि हाँ भाई वो मुसलमान है, आतंकी है, वो फंडिंग कर रहा है, सरकार गिरा रहा है। वो हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, वो मुसलमान की वजह से हो गया। इनका कहीं कोई दोष नहीं है। वो पहले छत्री थे, ठाकुर थे, अब एक ठाकुर योगी के ठाकुर हो गए। गर्व से कहते हैं हम योगी ठाकुर हैं। क्या है ये? क्यों नहीं? ये कार्यवाही आप पर भी हो सकती थी, लेकिन आप पर तो हुई नहीं भाई साहब। हमारे समाजवादी पार्टी के यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, ये कार्यवाही आप में से किसी पर भी तो हो सकती थी। अगर विद्वेष की भावना से होती तो ये कार्यवाही आप पर भी हो सकती थी। किसी को कुछ गलत हो जाए, क्या पता कल हो जाए। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह से जो बदले की भावना से काम हो रहा है, भाजपा की तरफ से दो बातें निकल के आई। पहली बात तो ये कि वो फाइल कहीं दब गई होगी, जो मुकदमे दर्ज होते रहे और वो फाइल दबती रही और वो अब निकल पाई। भाई साहब, एक फाइल को निकालने में 3.5 वर्ष लग गए, तो 23 करोड़ जनता के जो प्रदेश है उसको कैसे चलाते होंगे, इस बात से ही पता चलता है। दूसरी चीज ये, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, कौन नहीं जानता है। शहर में 1 रुपया भर जमीन है तो 25 पैसे भर जमीन पर उनका कब्जा है। टॉप 10 में नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है। निश्चित तौर पर इसी शहर में बड़े बड़े अपराधी हैं। कोई प्रोग्राम उनके यहाँ होता है तो 2-2 करोड़ रुपए चंदा इसी शहर के उद्योगपतियों ने देते हैं, डर की वजह से। हम जानते हैं और आप सब जानते हैं, लेकिन कोई अपने मुंह से, खुले मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहेगा। निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से ये बदले की भावना से जो काम हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक को नोट कर रही है, लिख रही है और याददाश्त पूरी तरह से रखेगी। हम ये याद रखेंगे कि किस तरह से रामपुर में आपने 70,000 रेड कार्ड बंटवाए,
हम ये याद रखेंगे कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज में आपने 40,000 रेड कार्ड बंटवाए। हम ये याद रखेंगे कि फर्रुखाबाद से लेकर कन्नौज तक के भूमि विकास बैंक के सारे पर्चे निरस्त हो गए। हम ये याद रखेंगे जो भी हो रहा है। हम ये याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री के भवन पर दंगा गया था। ये याद रखेंगे कि लोग टोटी ढूंढने गए थे। समाजवादी पार्टी के एक एक सिपाही को एक एक चीज याद है, और जो काम अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बीज बो के जा रही है कि निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे और एक संदेश देना चाहेंगे कि भेद चेहरे के तेरे खुलेंगे जरूर, सामने जब तेरे आएगा आईना। भेद चेहरे के तेरे खुलेंगे जरूर, सामने जब तेरे आएगा आईना। और कितना भी छुपाओ छुपेगा नहीं, जानता है तेरी हर अदा आईना। हम सब जानते हैं, हम सरकार में रहे और हमें मालूम है कि सरकार क्या क्या कर सकती है, इसलिए हम सारी अदाएं जानते हैं। और जो लोग हम समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे होते हुए ये बात आज कह देना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर उस व्यक्ति को उस भाषा में समझाना जानता है वो जिस भाषा में समझना चाहता है। जो योगी जी की भाषा थी, जो सांप छछूंदर बताया गया, क्या नहीं है आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री के ऊपर दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपवाकर चंदा वसूली का 420 का मुकदमा है। आपके यहाँ तेल मालिश कराते हुए गृह राज्य मंत्री का वीडियो वायरल हुआ। आपके यहाँ सीओ और एसडीएम के सामने गोली मारने वाला अपराधी है और उसका घर गिराने के लिए जाने वाली जेसीबी को विधायक रास्ते से लौटा देता है। इस गुंडई को, इस अराजकता को, इस बदले की भावना को, एक एक बात को याद रखा जाएगा। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, वो तो बहुत बड़ी नेता है उर्मिला जी, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राखी बांधती है, नेताजी उन्हें बहन मानते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी उन्हें बुआ कहते हैं, वो बहुत बड़ी नेता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रारंभिक सदस्य के साथ भी होने वाली हर अराजकता को बाकायदा लिखा पढ़ी में लिखा जा रहा है। ये कोई न सोचे कि कहीं कुछ इसको किया, फेसबुक पे कमेंट और गालियां देने वाले लोगों की भी सूची बन रही है। ऐसा कहीं नहीं कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, लिख नहीं रहे, भूल जाएंगे, या जो तुम आज कर रहे हो ब्याज समेत लौटाएंगे, ब्याज समेत। चलिए अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, दो मुद्दों से शुरू किया था। नंबर एक तो ये कि राजनीतिक बदले की भावना कहां तक उचित है कि नहीं है। सच बात है, राजनीतिक बदले की भावना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल में, कहीं भी, किसी भी दल के लिए उचित नहीं है और उचित नहीं रही भी है। याद करिए इमरजेंसी का दौर, और उसके बाद में जो है 19 महीने के अंदर इंदिरा गांधी जी इसलिए सत्तासीन हो गई थी क्योंकि पब्लिक ने माना था कि इनके संग जाति की जा रही है। कहा है कि आकाशीय आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। इस पे तो कुछ कहने ही नहीं है। राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रहे हो, करो, तो इसका जवाब जो है जनता स्वयं दे देती। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा इसमें था कि समाजवादी पार्टी उसने जो है वो अपने इस प्रकरण में क्या कदम उठाए और क्या कहा, क्या करा। अभी तक जितने भी हमारे साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के भी साथी थे, कांग्रेस के भी साथी थे, कहा कुछ ने कयास लगाए और कुछ ने बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, तथाकथित प्रवक्ता होकर के इसका जवाब देने का प्रयास किया। मैं कहता हूं कि इसमें सबसे पहले संबंधित पक्ष के भी एक प्रतिनिधि को रखा जाना चाहिए था, और जब वो कहे कि हमारी समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं करी, समाजवादी पार्टी से हमको कोई मदद नहीं मिली, तब उसके बाद में मानना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे इसको कहते घूम रहे हैं। और जहां तक टॉप 10 की बात है, पहले सुनते थे टॉप 3 परीक्षा में, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। पहले सुनते थे ओलंपियाड में टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। फिर सुनते थे कि आईएएस परीक्षाओं में टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10।
भाई मेरे, जब टॉप 10 की सूची तुमने बनाई तो किसी और विवाद में न जाते हुए मैं एक बात पूछ रहा हूं कि इसका मतलब कि टॉप 10 के बाद भी अपराधियों का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है। वो सूची कहां तक की है ये भी तो बताएं। उसमें 40 लोग हैं कि उसमें 50 लोग हैं कि उसमें 100 लोग हैं, जिनमें से टॉप 10 तुमने अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन एक चीज तुमने स्वीकार कर ली है अपने आप, और वो ये स्वीकार कर लिया कि टॉप 10 तो हमारी निगाह में ये हैं, चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो, ये टॉप 10 है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं। मतलब जब एक तरफ नारा आप देते हो अपराध मुक्त समाज का, अपराध विहीन समाज का, और स्वयं जो है वो थाने स्तर पर टॉप 10 बन रहे हैं, कोतवाली स्तर पर टॉप 10 बन रहे हैं, तहसील स्तर पर टॉप 10 बन रहे हैं, तो जब टॉप 10 आप डिक्लेयर कर रहे हो तो स्वयं आपने इसको मान लिया। मैं एक बात के लिए जो है वो और अपने शेखर जी आपको बधाई दूंगा कि बिग बुलेटिन में जो ये मुद्दा उठाया गया है, सपा के पूर्व उपाध्यक्ष बतौर इंगित करते हुए पंचशील को, तो इसका मतलब ये है कि अब किसी भी राजनीतिक दल के पूर्व पदाधिकारी को भी इतना महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, खासतौर पे सपा के। सबसे पहले तो ये हमारा ही मुद्दा उठा है, तो सपा को इतना महत्वपूर्ण मान लिया गया कि हमारे एक पूर्व उपाध्यक्ष से संबंधित उसको विषय बनाया गया। अच्छा जो है ये अपने संकेत है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव में बड़ा सबलता के साथ में हमारे जो है अपने जिस वक्त पे वहां पे कृत्य होंगे, जो हमारे कार्य होंगे, उनको समझते हुए हमारी लड़ाई का आकलन करते हुए हमें ये गौरव दिया गया है कि इसमें, और आगे हम ये चाहेंगे कि इसमें कृपा करके शुभम जी, राधे और श्याम भी ने बहुत और बड़ी चीजें गिनाई हैं, हाँ जी, हाँ जी। बड़ी चीजें गिनाई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज जो है इस बारे में स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। बहुत सी चीजें ना जो अब जैसे मिश्रा जी कह रहे थे कि ये स्थिति ये है कि पिछली बार भी जब विकास हम लोगों ने चर्चा की थी, जब वो माफिया घोषित किया गया था उर्मिला राजपूत को, उस समय उस दिन खुद जिलाध्यक्ष उनके समाजवादी पार्टी के नदीम फारूकी मौजूद थे, और उसके बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने उर्मिला राजपूत के मुद्दे को नहीं उठाया। यहाँ तक कि उर्मिला राजपूत को कार्यक्रम छोड़ करके जाना पड़ा, और वो ये उम्मीद से आई कि उनकी बात कार्यक्रम में रखी जाएगी, लेकिन उसके बाद में उन्हें कार्यक्रम छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये जो बेरुखी है शुभम तिवारी, इसको लेकर के कोई समाजवादी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, बाकी बहुत अच्छी भाषा में अच्छी चैलेंज किए हैं विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बेरुखी जो है वो बेरुखी कहाँ तक है? अगर हम पर्दे से बाहर हो जाएं, ये बेरुखी तब नहीं दिखी जब 17 साल से चलने वाला फर्रुखाबाद महोत्सव बंद हो गया। तब उसका नहीं दिखा कि किसी आयोजन को एक साधारण मोहल्ले की बैठक भी अगर 17 साल तक होती रहे, किसी कुत्ते को भी अगर 17 साल तक हम रोटी खिलाते रहे तो उससे भी माया मोह हो जाता। तब इस तरीके का विरोध कोई नहीं पैदा हुआ। जब इस तरीके की और स्थितियां पैदा हुई, जब रामकृष्ण राजपूत को एक हफ्ते तक फर्रुखाबाद कोतवाली में बैठाल करके पूछताछ की गई, तब इस तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया। तो ये तमाम चीजें हैं, सवाल उठेंगे तो सवाल बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, है ना। तो ये जो चीजें हैं, भाषण देना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेरुखी जो समाजवादी पार्टी की है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जग जाहिर है, और बिल्कुल जग जाहिर है कि वो बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ दिया गया है उस परिवार को, जो पार्टी जिसका जो पार्टी किसी समय इतनी सक्रियता से जो लोग काम करते थे पार्टी में। शुभम तिवारी। हाँ, देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय मिश्रा जी बहुत बेहतरीन शैली के धनी है बोलने में। वो इस समय उन्होंने जो बात कही है, कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश पटल से होती तो ज्यादा बेहतर बात होती, क्योंकि मुझे लगता है आदरणीय मिश्रा जी अकेले व्यक्ति है समाजवादी पार्टी में जो किसी भी परिस्थिति में बचाने की ताकत रखते हैं। जबकि अभी यहाँ पर सपा के दूसरे प्रवक्ता ने एक बात बड़ी अच्छी तरीके से स्वीकार करी। उन्होंने कहा, उर्मिला जी के लिए कहा कि वो बड़ी नेता है, उनके उस परिवार से घनिष्ठ संबंध है, बुआ भी मानते हैं और भी काफी संबंध है, मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो ये आपने स्वीकार किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब बुआ जी को, अखिलेश जी की बुआ जी को ये तकलीफ हुई, तब अखिलेश जी ने एक शब्द नहीं बोला, उनकी पार्टी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। और साहब ये व्यवस्था सिर्फ उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के अंदर नहीं दिख रही है,
ये प्रदेश में हर जगह दिख रही है। आजम खान साहब के साथ भी यही हो रहा है, तो वर्तमान में यहाँ समाजवादी पार्टी के जो अन्य लोगों के साथ भी ये हो रहा है। चलिए अगर बात हम लोग इस टॉप 10 की सूची की हटा देते हैं, तो मैं मिश्रा जी से भी पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि सहकारिता के चुनाव में छोटे सिंह यादव जी का समर्थन और समाजवादी पार्टी का समर्थन सपा ने क्यों नहीं किया? क्या ये विषय नहीं है? ये तो पूरे फरकाबाद ने देखा। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश से जो कार्यक्रम आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जो लोग प्रभारी बनाए जा रहे हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं? तो देखिए, आप शब्दों से बातों को घुमा भले ही सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय स्थितियां हैं, आप नाराज होकर माने या कैसे भी माने, जो सच्चाई है उस आईने को देख के साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से व्यवस्था जिसे डायग्नोज कर रही है, नीचे उसका प्रभाव नहीं आ रहा है। उनके नेता आज अगर पीड़ित हैं, आवाज नहीं आ रही? जी आवाज आ रही है? आ रही। जब आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके जिला अध्यक्ष जी इस विषय पर मीडिया को जवाब नहीं देंगे तो सवाल उठेगा। उन सवालों को उठने से अगर आपको तकलीफ है तो साहब इसका तो कोई तरीका नहीं बनता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी, तो ये आश्चर्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो तो बदले की भावना से कर रही है, और यही सब कारण है भारतीय जनता पार्टी को कि आदरणीय योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो मैं सदन में अपनी सुरक्षा के लिए रोना पड़ा था, क्योंकि वहां नीति ही ऐसी है, वहां व्यवस्था ही बदला लेने वाली है और सवाल दूसरों पर उठाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के आसाद आज जो स्थिति है, विकास एक लेकिन मिनट बोलिए, समाजवादी पार्टी विकास जी एक मिनट बोलिए। हाँ 33 मिनट हो चुके हैं, 33.5 मिनट। बात ये है कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बड़ा आईना दिखाने की कोशिश की, और वो आईना दिखाते दिखाते ये बात स्वीकार कर ले गए कि ये जो विद्वेष की भावना की राजनीति है, इसके जनक वो स्वयं हैं, और इसके जनक वो स्वयं हैं क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार साहब हमें सरकारें कैसे चलाई जाती हैं वो भूल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश, मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं याद रखूंगा, जैसे आपने कहा समाजवादी पार्टी नोट कर रही है, याद रख रही है कि फेसबुक पे क्या लिखा जा रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कि हम ये याद नहीं रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कार सेवकों के साथ, ये उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी कि नीरज मिश्रा का सर काट के किसके चरणों में चढ़ाया गया था। ये उत्तर प्रदेश की जनता याद रखती है, ठीक है, कि बाकी दंगों में क्या क्या हुआ, इस उत्तर प्रदेश ने क्या क्या नहीं झेला, ये उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा याद रखेगी। आप कतई चिंता ना करिए, हमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो निश्चल होकर काम करता है उसे कुछ याद रखने की जरूरत अनिल भैया किसे पड़ती है? जो नकल करके करे, जिसे नकल करनी हो। मेरी अपनी हम भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष ईमानदारी से काम करती है, हमें कुछ याद रखने की। नीरज मिश्रा को इंगित करने से पहले अगर 200 ब्राह्मणों की हत्या पर कुछ बोलते तो ज्यादा खूबसूरत होता। नीरज मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी को इंगित नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नीरज मिश्रा जी वाली घटना को इंगित नहीं करना चाहिए, वो अधिकार नहीं भारतीय जनता पार्टी को। 200 ब्राह्मण मारे गए, उस पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? पहले ये जवाब दे। 200 ब्राह्मण मारे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? ये बड़ा प्रश्न है। उदाहरण वो मत दीजिए, उदाहरण भारतीय जनता पार्टी वो ना दे, इसमें खुद घिरे हुए हैं आप, जिसमें आप स्वयं हत्याओं में वो उदाहरण अधिकार नहीं मानेगा। मैं इस बात का पूरे मन से विरोध कर रहा हूं। उदाहरण वो हम नहीं समझ सके, कारण वो मत दीजिए जो समझने योग्य ना हो। आप नीरज मिश्रा की बात, आप नीरज मिश्रा का नाम ले पूछूंगा तो मैं खुशी दुबे के बारे में पूछूंगा कि खुशी दुबे को लगाया गया, और कांग्रेस का दोबारा गठबंधन होने की संभावना है, इसीलिए इनका रवैया कभी भी कांग्रेस का रवैया समाजवादी पार्टी। आपको तो पैर रखने की जमीन नहीं मिलेगी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप हमारे गठबंधन में मत जाए, हम अकेले ही काफी है। हम उन ब्राह्मणों की हत्या पर पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो। टॉप 10 में अगर नाम बचा हो हमारा भी नाम डलवा दीजिए, लेकिन 200 ब्राह्मणों की हत्या हुई है आपके सरकार में, हम सवाल पूछेंगे। अगर किसी टॉप 10 में नाम बाकी हो तो हमारा भी नाम डलवा दीजिए, कांग्रेसियों के नाम डलवा दीजिए, लेकिन 200 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, सवाल पूछेंगे।
खुशी दुबे को जेल भेजा गया है, हम सवाल पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाज आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए अगर इस तरीके से नीरज मिश्रा जैसी मुद्दों को यहाँ पर उठाएंगे तो। आप समाजवादी पार्टी को इंगित करिए, उदाहरण कुछ और दीजिए, लेकिन जिस मुद्दे पे आप स्वयं गिरे उसका जवाब मत दीजिए। गिरे तो आप हैं, गिरे तो आप हैं भाई साहब की बहन मायावती का समर्थन हासिल करने के लिए ताज कॉरिडोर पे FIR लिखवाते हैं, समझे? ये आप किसे समझा रहे हैं? आप अपने आप को, अपनी पार्टी को ब्रीफ करके दिखाइए। मुझे लगता है कि अगर ये समाजवादी पार्टी के, ये कांग्रेस के साथी जन अगर समाजवादी पार्टी के अच्छे में शामिल है तो बुरे में भी हिस्सेदारी करनी चाहिए। और मुझे तो भविष्य की आहट दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के नाम पे बिदक जाते हैं, उनकी बुराइयां नहीं सुन पाते हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं भविष्य के गठबंधन की आहट है। दोबारा हमें लगता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मरा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मर रहा है, उससे काम नहीं मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोगों को आप काम दिलवा रहे हैं। किस नैतिकता की बात कर रहे हैं साहब? आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं की समझ के सच्चाई बोलने का प्रयास करिए विकास जी, तो यहाँ सुनने वाले आपका बड़ा समर्थन करेंगे। पार्टी के लोगों को काम नहीं और समाजवादी पार्टी के लोगों को काम मिल रहा है। बाहरी भाजपा सरकार हर जगह नीति करवाइए, आप समर्थन करिए, केवल बातें करेंगे क्योंकि समर्थन हासिल करना है आपको सरकार बनानी है मिलकर के समाजवादी पार्टी के साथ, आपको चुनाव करना है, इसलिए आप हमें समर्थन नहीं लेना है ना करना है। आप स्वयं हम आपकी तरफ जिंदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता चर्चा हम समझ रहे हैं कि जिस उद्देश्य हम लोगों ने आज की चर्चा की, वो चर्चा कहीं ना कहीं मोड़ पर पहुंची है। जो लोग कहीं ना कहीं सो रहे थे वो कहीं ना कहीं जागे हैं और जागेंगे, जगाएंगे। और जो एंगल हम लोगों ने दिए थे, हम चाहेंगे कि गोपाल पालीवाल जी आप ही 1 मिनट में क्लोज करिए आज की डिबेट को, उसके बाद में हम लोग अनुमति लें। शेखर जी, असलियत बात यह है कि समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, पालीवाल जी समापन जब करते हैं तो फिर समाजवादी भारतीय फिर वो संपादकीय सोच रखिए। चलिए हम करें दर समापन आज की चर्चा का। जो स्थितियां हैं उसमें अच्छी चीजें निकल करके चार सामने आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम लड़ेंगे उर्मिला राजपूत और पंचशील की लड़ाई, ये निकल करके बात सामने आई है। और कुल मिलाकर के कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस को जो जगाने का काम करना चाहिए था, जो हमने शुरू में इस बात को कहा कि ये स्थितियां किसी के साथ हो सकती हैं, राजनीतिक विद्वेष बस कार्रवाई भावना किसी के साथ हो सकती है, तो इस स्थिति में सारे राजनीतिक दलों को जागने जगाने की जरूरत है। वो निष्कर्ष आज की चर्चा से निकला है। आज की बिग बुलेटिन की चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण गौतम जी का, अनिल मिश्रा जी का, राधे श्याम जी का, विकास पांडे जी का, शुभम तिवारी जी का और नवरंग सिंह जी का, गोपाल पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।